हमारा पड़ोसी मार्स यानी मंगल हमें आकर्षित करता है। ये प्लेनेट पृथ्वी से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में कुछ बड़े फर्क हैं। मार्स है रस्टी, डस्टी, फ्रिजिड और फ्रोजन। ऐसी जगह पर आप अपने बच्चे की परवरिश नहीं करेंगे। अतीत के मिशन से पता चला है कि मार्स कभी एक बिल्कुल अलग तरह की दुनिया थी। आज का मार्स कुछ अरब साल के पहले के मार्स से पूरी तरह से बदल चुका है। अगर अतीत में मेरे पास मार्स पर जाने की टाइम मशीन होती तो मैं पलक झपकते चली जाती। प्राचीन मार्स को बिना किसी टाइम मशीन के एक्सप्लोर करने के लिए हम मदद ले रहे हैं हाईटेक रोबोट इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम की। प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट का एक पूरा फ्लीट है। एक साथ मिलकर ये मार्स के अतीत को खंगालेंगे ताकि सबसे बड़े सवाल का जवाब मिले कि क्या कभी मार्स पर जीवन था। विज्ञान शो पेश करता है अ रोबोटिक गाइड टू मार्स। फरवरी 2021। सबसे नया रोबोट इन्वेस्टिगेटर तेजी से मार्स की तरफ जा रहा है। ये नासा का अब तक का सबसे एडवांस्ड रोवर है जो उसने किसी दूसरी दुनिया को भेजा है। ये है परसिवरेंस। परसिवरेंस मिशन का मकसद है मार्स पर अतीत की जिंदगी की निशानियां ढूंढना। सबसे पहले तो इसे सुरक्षित इस प्लेनेट की सतह तक पहुंचना होगा। हर लैंडिंग के साथ कुछ खतरे जुड़े होते हैं, क्योंकि रोवर ऑटोनोमस होगा तो इसे बिना मदद के हर काम खुद करना पड़ेगा। परसिवरेंस मार्स के थिन एटमॉस्फेयर में 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दाखिल होकर एक पैराशूट डिप्लॉय करता है। नेविगेशन से कंफर्म हो गया है कि पैराशूट डिप्लॉय हो गया है और हमें रफ्तार में काफी कमी नजर आ रही है। पैराशूट परसिवरेंस की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक घटा देता है। मौजूदा रफ्तार 132 किलोमीटर प्रति सेकंड है और ये मार्स की सतह से करीब 2.6 किलोमीटर दूर है। लेकिन सुरक्षित लैंडिंग के हिसाब से ये रफ्तार अब भी तेज है। जोरदार टक्कर रोकने के लिए रोवर को स्काई क्रेन एक्टिवेट करनी होगी। मैंने जब पहली बार स्काई क्रेन कॉन्सेप्ट देखा तो सोचा शायद इंजीनियर्स का दिमाग खराब हो गया है। मुझे ये आइडिया बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। परसिवरेंस अपने जेट पैक को एक्टिवेट कर देता है। रेट्रो रॉकेट्स इस लैंडर के डिसेंट को काफी धीमा कर देते हैं। फिर सतह से 66 फीट ऊपर स्काई क्रेन रोवर को बहुत धीरे से जमीन पर उतारने के लिए केबल्स इस्तेमाल करती है। टचडाउन से पुष्टि हुई कि परसिवरेंस मार्स की सतह पर सुरक्षित उतर गया है ताकि यहाँ अतीत के जीवन की निशानियां ढूंढ सके। मार्शियन लाइफ की खोज से जुड़ा पहला चरण ये है तरल पानी के सबूत ढूंढना, और शुरुआत के लिए एक अच्छी जगह है 45 किलोमीटर चौड़ा जजीरो क्रेटर। परसिवरेंस जजीरो नाम के क्रेटर में लैंड कर गया और ये एक ऐसी जगह लग रही है जहां अतीत में तरल पानी रहा होगा। इसकी वजह शायद ये है कि इसके बीच में ये शानदार डेल्टा डिपॉजिट मौजूद है। परसिवरेंस अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरास को क्रेटर में मौजूद एक चट्टान की तरफ घुमा देता है और वहां चोटी के नजदीक इसे 5 फुट के विशाल पत्थर मिलते हैं। ये यहाँ कैसे पहुंचे? शायद इस बारे में मार्स पर जाने वाले पहले प्रोब से कुछ सुराग मिले। जब हमने मैरिनर और वाइकिंग के साथ पहले प्रोब्स को मार्स पर भेजा तो पता चला था कि मार्स की सतह पर बड़े बड़े चैनल्स मौजूद हैं। इन्हें देखकर हम समझ गए कि मार्स पर कुछ जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें आई होंगी, ऐसी बाढ़ें जो पृथ्वी पर हमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। जजीरो क्रेटर में जिस तरह की रॉक फॉर्मेशन मिली, पृथ्वी पर भी फ्लैश फ्लड के कारण वैसी दिखती है, जिससे लगता है कि ये दमदार और तेज रफ्तार वाले बहाव उन विशाल चट्टानों को इस क्लिप की चोटी पर ले गए थे जो परसिवरेंस को मिली।
परसिवरेंस रोबोट्स की एक खास टीम का सिर्फ एक सदस्य है जो जमीन पर पेट्रोलिंग के साथ साथ आसमान से भी जासूसी करते हैं। मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन ऑर्बिटर यानी मेविन मार्स के एटमॉस्फेयर की जांच पड़ताल करता है। मेवन जांच पड़ताल में वाकई बढ़िया है। ये मार्स के एटमॉस्फेयर को सूंघ कर हमें बताता है कि इस पूरे प्लेनेट का एटमॉस्फेयर किस चीज से बना है। इसके अलावा है मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर। अपने नाम की तरह ये घूमता हुआ स्पेसक्राफ्ट मार्स की सतह की तस्वीरें लेता है। MRO के हाई रेजोल्यूशन कैमरास एक किचन टेबल जितने छोटे सरफेस फीचर्स की भी पहचान कर सकता है। इस ऑर्बिटल क्रू के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मार्स एक्सप्रेस भी है जिसके पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार है जो सब सरफेस वाटर के सबूत ढूंढता है। और मार्स की सतह पर हाईटेक लैंडर्स का एक ग्रुप और करीब से जांच करता है। इसमें टीम का क्वेक स्पेशलिस्ट इनसाइट भी है। ये लैंडर सतह के नीचे गहराई पर जांच करके ये पता लगाता है कि बीते बरसों के दौरान मार्स के अंदरूनी हिस्से ने इस प्लेनेट को कैसे शक्ल दी। मार्स पर मौजूद इनसाइट लैंडर का कॉन्सेप्ट बड़ा सरल है। आप मार्स की सतह पर कहीं भी किसी भी स्पेसक्राफ्ट को उतार दीजिए और फिर मार्स को इसकी आवाज ही सुनाइए। इनसाइट के 480 किलोमीटर दक्षिण में वेटरन रोवर क्यूरियोसिटी गेल क्रेटर को एक्सप्लोर कर रहा है। क्यूरियोसिटी का मिशन है हैबिटेबिलिटी यानी रहने योग्य हालात ढूंढना, एक ऐसा माहौल जिसमें वो जीवन पनप सके जिसे हम जानते हैं। क्यूरियोसिटी मार्स के अतीत में ज्यादा शांत और ज्यादा स्थायी पानी का सबूत ढूंढता है। ये माउंट शार्प की तलहटी में चट्टानों के परतों की खोजबीन करता है। ये क्रेटर के बीच में मौजूद करीब 5 किलोमीटर ऊंचा एक पहाड़ है। रॉक लेयर्स की शुरुआत माउंट शार्प की चोटी से होती है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती है। हम समय में तब तक पीछे जाएंगे जब तक तली में नहीं पहुंच जाते, और जो तली है वो वाकई बहुत पुरानी होगी। माउंट शार्प परत दर परत लाखों साल के दौरान बना। इस माउंटेन के बेस वाली चट्टानें 3.5 अरब साल पहले की हैं। ये चट्टानें बहुत ही महीन परतों की बनी है और ये सिर्फ शांत पानी में ही बन सकती थी। ये सेडिमेंट्री लेयर्स तब बनी जब गेल क्रेटर एक झील थी और यहाँ सेडिमेंट्स के सेटल हो जाने से ये परतें बनती गई। क्यूरियोसिटी गेल क्रेटर को और एक्सप्लोर करने के दौरान वैसे गोल पत्थर पाता है जैसे हमें पृथ्वी पर मिलते हैं। जब आप पृथ्वी पर गोल पत्थर देखते हैं तो जानते हैं कि ये किसी नदी में घिसकर गोल हुए होंगे। इनमें से कुछ एंगुलर होते हैं, लेकिन लुढ़कने से वो सब घिसते गए, गोल होते गए जब वो पानी में बहे। तो मार्स पर गोल पत्थर देखकर हम बहुत एक्साइटेड थे। चट्टानी परतें और गोल पत्थर हमें ये बताते हैं कि 3 अरब साल से भी पहले गेल क्रेटर एक झील थी जिसमें नदियों से पानी आता था। क्यूरियोसिटी गेल क्रेटर के पास है और यहाँ तरल पानी के सबूत पाना बहुत एक्साइटिंग लगा, क्योंकि यहाँ हमने काफी लंबे समय तक कायम रही मीठे पानी की झील देखी और हमने मार्स पर पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। जरा कल्पना कीजिए कि आप किनारे पर खड़े हैं और सामने दूरी पर आपको एक बड़ी खूबसूरत नीली झील दिख रही है। अगर पानी से भरे ऐसे बहुत से क्रेटर यहाँ पहले हुआ करते थे तो ये बहुत खूबसूरत बात होगी और जीवन के पनपने के लिए एक बढ़िया जगह भी। मार्स एक बढ़िया जगह थी। शायद ये आज के पृथ्वी जैसा रहा होगा। तो अगर यहाँ जीवन रहा होगा तो मुझे हैरानी नहीं होगी। हम माइक्रोबियल लाइफ की बात कर रहे हैं। मैं ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पर फिर भी जीवन तो जीवन ही है। अगर मार्स पर कभी पानी रहा होगा तो वो कब का उड़ चुका है। तरल रूप में बने रहने के लिए पानी को गर्माहट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। रोबोट टीम मेंबर्स क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस मार्स की सतह पर काम कर रहे हैं और 8 प्रोब्स प्लेनेट का चक्कर लगाकर मार्स पर पानी के इतिहास से जुड़े सुराग ढूंढ रहे हैं। इस पैक का लीडर है मेवन। इसका मिशन है मार्स के खत्म हो चुके एटमॉस्फेयर से जुड़े रहस्य को हल करना। आज
आज मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है। ये पृथ्वी पर मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले 1% ही है। किसी एटमॉस्फेयर में गैस के वजन से प्रेशर पैदा होता है और ये प्रेशर तय करता है कि किस टेम्परेचर पर लिक्विड उबलते हैं। यहाँ पृथ्वी पर सी लेवल्स पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट करीब 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन डेनवर के नजदीक यहाँ पहाड़ों में हम काफी ऊंचाई पर हैं। यहाँ हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो पानी कम टेम्परेचर पर उबल जाता है। चलिए इसमें एक थर्मोमीटर रखते हैं। यहाँ तापमान 93 डिग्रीज के आसपास है और समंदर की सतह के मुकाबले यहाँ काफी कम टेम्परेचर पर पानी उबल रहा है। अब अगर आप पृथ्वी में और ज्यादा ऊंचाई पर जाएं, जैसे कि 1 लाख फीट पर, तो फिर यहाँ एयर प्रेशर मार्स की सतह के बराबर ही होगा और मार्स की सतह पर पानी एम्बिएंट टेम्परेचर पर ही उबलेगा। हमें शायद इसे गर्म करने की जरूरत न पड़े। अगर आप मार्स पर 1 गिलास पानी रखेंगे तो वो फौरन उबलकर गायब हो जाएगा। लेकिन इस प्लेनेट की सतह हमें बताती है कि सूखा मार्स अतीत में बहुत अलग तरह का होता था। अगर आप उन रिवर चैनल्स जैसी चीजों को देखें जिन्हें बनने में लाखों साल लगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ तब एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग तरह का होता था। सतह पर पानी तभी मौजूद होता था अगर वो बहुत गाढ़ा हो। थिक मार्शियन एटमॉस्फेयर में क्या हुआ था, इसकी जांच के लिए मेविन एक्टिव हो जाता है। मेविन मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था मार्स पर आर्गन को मापना। आर्गन थोड़ी अलग अलग तरह की होती है। हम उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं और इसका मतलब है कि न्यूक्लियस में थोड़े ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक आर्गन ऐसी होती है जो दूसरे तरह के आर्गन से थोड़ी भारी होती है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 न्यूट्रॉन भारी। एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर मेविन सतह पर मौजूद क्यूरियोसिटी के साथ संपर्क बनाता है। ये यहाँ लाइट और हैवी आर्गन की मात्रा मापते हैं। आर्गन की खास बात क्या है? आर्गन ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, ये केमिस्ट्री के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, इसे चट्टानें सोखती नहीं है, ये ज्यादा बदलती नहीं, एक बार एमिट होने के बाद वही मंडराती हैं। और ये बात इसे बहुत कीमती बना देती है, क्योंकि ये इस प्लेनेट के पूरे इतिहास में अपनी अनछुई और प्योर फॉर्म में बनी रही होगी। जब पृथ्वी पर मौजूद रिसर्चर्स ने 2 मार्शियन रोबोट्स के रीडिंग्स का आपस में मिलान किया, तो बात कुछ बन नहीं रही थी। सतह पर मौजूद क्यूरियोसिटी से हमें भारी से हल्के आर्गन की एक रेशियो नजर आई और हम उम्मीद कर रहे थे कि यही रेशियो एटमॉस्फेयर में भी होगी, लेकिन मेविन के जरिए हमें एक अलग रेशियो नजर आई। हमें सतह पर जो आर्गन दिख रही थी, ये उसके मुकाबले कहीं हल्की थी, यानी इस रेशियो में कहीं कुछ गुम था। तो इस आर्गन की रेशियो के साथ एक ही चीज छेड़खानी कर सकती थी, वो थी सूर्य से आने वाली सोलर विंड। सूर्य पार्टिकल्स के एक स्ट्रीम लगातार छोड़ता रहता है, जिसे सोलर विंड कहते हैं। इस हवा का तापमान 5,07,000 डिग्री से भी ज्यादा होता है और ये प्रति सेकंड 800 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। मार्स पर पहुंचने पर यह एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर मौजूद गैस को उड़ा ले जाती है। आर्गन जितनी हल्की होगी, ये एटमॉस्फेयर में उतनी ऊंचाई तक पहुंचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सोलर विंड की वजह से उड़ती है, जबकि भारी आर्गन थोड़ी नीचे रहती है और वो थोड़ी बची रहती है। तो जब आप एटमॉस्फेयर में हल्के आर्गन और भारी आर्गन के रेशियो को देखते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वक्त के साथ साथ कितनी गैस गुम हुई है। मेविन के डेटा से पता चला कि मार्स के एटमॉस्फेयर में 65% आर्गन गुम हो चुकी है और सोलर विंड लगातार इस प्लेनेट पर बरसती रहती है। सोलर रेडिएशन के कारण हर सेकंड मार्स का एटमॉस्फेयर 100 ग्राम तक घट रहा है। एटमॉस्फेयर के इस रफ्तार पर गायब होने से एक नतीजा निकलता है। सोलर विंड ने मार्स से उसके कभी थिक रहे एटमॉस्फेयर को छीना और साथ ही इसके पानी को भी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। हम ये जानते हैं कि अतीत में मार्स का एटमॉस्फेयर कहीं ज्यादा थिक था, ये पृथ्वी से मिलता जुलता ही था। तो ऐसा क्यों है कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर तो अब भी मौजूद है, जबकि मार्स का एटमॉस्फेयर उससे छिन गया? पृथ्वी के पास एक प्रोटेक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे एटमॉस्फेयर को सोलर विंड की जातियों से बचाता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड गहराई में इसके कोर में पैदा होता है।
इसके दरअसल 2 कोर्स हैं, एक सॉलिड अंदरूनी कोर और एक बाहरी लिक्विड कोर है। और ये सॉलिड अंदरूनी कोर गर्मी को जब बाहरी कोर की तरफ डिलीवर करता है तो इससे कन्वेक्शन करंट्स पैदा होते हैं। कन्वेक्शन करंट्स अपने आसपास इलेक्ट्रिक चार्जेस को खींचते हैं और इससे मैग्नेटिक फील्ड्स अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाते हैं। हम इसे कहते हैं डायनेमो और ये जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव बबल बना देता है जो सोलर विंड को हमारे ग्रह से दूर धकेल देता है। तो क्या कभी मार्स का भी अपना फोर्स फील्ड था? ये जानने के लिए मेविन मार्स की सतह पर मौजूद कुछ पुरानी ज्वालामुखीय चट्टानों पर नजर डालता है और इसे वहां मामूली मैग्नेटिक निशानियां मिलती हैं। मार्शियन रॉक्स जो आमतौर पर लावा की शक्ल की होती है तब मैग्नेटिक बन जाती हैं जब चट्टानों में मौजूद आयरन के कण मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होते हैं जो उस वक्त एक्टिव होता है। और जब चट्टान ठंडी होती है तो ये चीजें वहीं जम जाती हैं, यानी इससे मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह जम जाता है। इससे पता चलता है कि ये वॉल्केनिक मटेरियल विस्फोट में उस समय निकले थे जब मार्स पर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद था। मैग्नेटाइज्ड रॉक्स की डेटिंग करने पर पता चला कि मार्स पर करीब 1 अरब साल तक एक एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रही। इसका मतलब ये है कि इन 1 अरब वर्षों के दौरान अगर एटमॉस्फेयर बचा हुआ था तो इसका मतलब है लिक्विड वाटर भी बचा हुआ था। पर अगर इस तरल पानी में जीवन पनपता था तो वो जीवन भी बचा रहा होगा। लेकिन मार्स के इस फोर्स फील्ड को घटाने के लिए कुछ हुआ। क्या हुआ ये जानने के लिए हमारा क्वेक स्पेशलिस्ट इनसाइट इस प्लेनेट के गुम हो चुकी प्रोटेक्टिव शील्ड के रहस्य को हल करने के लिए तैयार है। रोबोट्स मार्स की हिस्ट्री को दोबारा लिख रहे हैं। अब इनसाइट इस प्लेनेट के अंदरूनी हिस्से की जांच कर रहा है। इसका मिशन है ये पता लगाना कि क्या इस प्लेनेट का गुम मैग्नेटिक फील्ड मार्स की सतह के नीचे मौजूद है। इनसाइट को दुनिया के बेहतरीन साइस्मोमीटर के साथ डेवलप किया गया था। ये वाकई बहुत ही सटीक, नाजुक और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसे सतह पर रखा गया और इसने सुनना शुरू कर दिया। 2021 इनसाइट ने मार्स क्वेक्स कहलाने वाली साइस्मिक वाइब्रेशन को सुनना शुरू किया जब ये प्लेनेट के अंदरूनी हिस्से से गुजर रही थी। इसने मार्स पर काफी क्वेक्स का पता लगाया पर ये बहुत ही मामूली थे। पर फिर इसने 2 ज्यादा बड़े भूकंप पता लगाए। ये बात दिलचस्प थी। ये ना सिर्फ ज्यादा ताकतवर थे बल्कि ये सेरेबस फोर्सेस की दिशा से आ रहे थे जो मार्स का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। 3.1 और 3.3 की तीव्रता के क्वेक्स सर्बरस फोर्सेस से आए। ये ट्रेंचेस की एक सीरीज है जो मार्स की सतह पर 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। कुछ फिशर्स ऐसे इंपैक्ट क्रेटर से गुजरते हैं जो सिर्फ कुछ ही लाख साल पुरानी है, यानी सर्बरस फोर्से की उम्र काफी कम होगी। इनसाइट मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के साथ मिलकर काम करता है जो उसके सैकड़ों किलोमीटर ऊपर उड़ रहा था। आसमान से इसे एक पुराना लावा फ्लो नजर आता है जो 5 किलोमीटर इलाके में फैला हुआ था। लावा की डेटिंग से पता चलता है कि ये हाल का ही है। मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिट ने सर्बेरस फोर्से इलाके में ऐसे लावाओं का पता लगाया जो करीब 50,000 साल पुराना लग रहा था। तो मार्स के हिसाब से ये काफी कम उम्र का था। देखा जाए तो मार्स अरबों सालों से मौजूद है तो उस हिसाब से 50,000 साल तो कुछ भी नहीं। इतने साल पहले तो इंसान पृथ्वी पर दिखाई दिए थे, तो ये तो हाल फिलहाल की बात हुई। इन इमेजेस को ध्यान से देखने पर साइंटिस्ट्स को पता चला कि ये एक्सप्लोजन शायद एक वायलेंट पायरोक्लास्टिक इरप्शन रहा होगा। पायरोक्लास्टिक फ्लो ऐसा होता है कि जैसे सोडा कैन को हिलाकर आप उसे अचानक से खोल देते हैं। लिक्विड में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जब इसे खोलने से इसका सामना बाहर के एटमॉस्फेयर से होता है तो गैस तेजी से फैलती है और सोडा चारों तरफ उछल जाता है। अब जरा सोचिए कि आपकी ये सोडा कैन 8 किलोमीटर लंबी है और इसका टेम्परेचर है 3 या 4,000 डिग्री। सर्बेरस फोर्से इरप्शन वाकई बहुत बड़ा था। ये एक 32 किलोमीटर लंबी दरार थी
जो खुली और फिर इसमें से एक बहुत बड़ा जेट बाहर निकला जो 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया होगा और फिर इसने अपने आसमान 13 किलोमीटर के दायरे को ढक लिया होगा। तो मार्स में हाल ही में हुए 2 धमाकों और सिर्फ 50,000 साल पहले हुए वोल्केनिक इरप्शन के सबूतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मार्स ने दम नहीं तोड़ा है। हम कह सकते हैं कि मार्स अब भी एक्टिव है। वोल्केनिकली एक्टिव मार्स से ये अंदाजा मिलता है कि शायद इसका अंदरूनी हिस्सा अब भी गर्म है। अगर ऐसा है तो इस प्लेनेट का मैग्नेटिक फील्ड क्यों दम तोड़ गया? इनसाइड इस रेड प्लेनेट के अंदरूनी हिस्से की जांच मार्स पर आने वाले छोटे भूकंपों की वाइब्रेशन को इस्तेमाल करके करता है। इनसाइट इनका प्रयोग ये अंदाजा लगाने के लिए करता है कि मार्स का अंदरूनी हिस्सा कैसा था, क्योंकि ये लहरें मार्स के अंदरूनी हिस्सों की अलग अलग परतों से अलग अलग तरीके से बाउंस करती हैं। इनसाइट का साइस्मोमीटर इस प्लेनेट के भीतरी नक्शे को पूरी तरह दोबारा बनाकर इसकी एक तस्वीर करता है। पता चला कि इसका क्रस्ट हमारे अंदाजे से कहीं पतला है। ये सिर्फ 20 या 37 किलोमीटर मोटा है। तो हमारे सामने अब मार्स की जो तस्वीर खुल रही है वो हमारी प्रेडिक्शन से बहुत ज्यादा अलग है। इनसाइट के नए और सुधरे हुए मार्स के लेआउट से पता चलता है कि इसके मेंटल की गहराई 1550 किलोमीटर है और ये एक मेटल रिच कोर से घिरा है। इनसाइट के डेटा के नए एनालिसिस से मार्स के कोर के साइज का पता चलता है। ये जानकारी हमारे पास पहले नहीं थी। ये सब बहुत एक्साइटिंग है। इसका रेडियस करीब 1760 किलोमीटर है। ये इसकी बॉडी के आधे हिस्से से थोड़ा ज्यादा है और हमने मार्स के कोर के साइज का जो अंदाजा लगाया था ये उससे कहीं बड़ा है। मार्स का बड़ा कोर इस प्लेनेट के मास के 1/4 हिस्से का निर्माण करता है और इनसाइट की मार्स के सेंटर की यात्रा एक और सरप्राइज का खुलासा करती है। हम हमेशा से ये सोचते आए हैं कि मार्स का कोर काफी पहले से ही ठोस हो गया होगा और ये गर्म नहीं होगा, पर इनसाइट अब हमें दिखा रहा है कि कोर का कुछ हिस्सा अभी भी पिघला हुआ है और ये हैरान करने वाली बात है। प्लैनेट मार्स का कोर लिक्विड है, ये बात तो बहुत अजीब है। पिछले मिशंस का डेटा शायद ये बताने में मदद करे कि मार्स का कोर अब भी लिक्विड क्यों है। साइंटिस्ट ने पाया कि इसके क्रस्ट में सल्फर का काफी हाई लेवल है। कम से कम मार्स की सतह पर तो पृथ्वी के मुकाबले कहीं ज्यादा सल्फर है। अगर हम इस कंपोजिशन को कोर तक ले जाएं और आयरन निकेल कोर के साथ और सल्फर जोड़ दें तो शायद इससे इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाए और तब हो सकता है कि वो कोर आज भी पिघला हुआ हो। हमें लगा कि मार्स जब ठंडा और ठोस हुआ तो इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया था, पर एक पिघला हुआ कोर तो सब कुछ बदल देता है। मार्स पर हम मैग्नेटिक फील्ड के गुम होने की क्या वजह बता सकते हैं? हालांकि इसका कोर लिक्विड है। देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए फ्लूइड का मूव, रोटेट और कन्वेक्ट होना बहुत जरूरी है। समय के साथ साथ मार्स की गर्मी घटी और ये ठंडा हो गया, पर सल्फर की बदौलत कोर पिघला ही बना रहा। पर तापमान कम हो जाने से लिक्विड मेटल को कन्वर्ट करने लायक एनर्जी नहीं बची, जिससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो कोर में मौजूद कन्वेक्शन इस हद तक धीमा हो गया होगा कि फिर मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं पाया होगा। 3 अरब 70 करोड़ साल पहले मार्स की मैग्नेटिक फील्ड दम तोड़ गई। सोलर विंड के इस लगातार हमले से इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर इससे छिन गया और फिर सतह पर मौजूद पानी भी धीरे धीरे उबलकर खत्म हो गया। 1971 में मार्स पर पहला प्रोब गया था। उसके बाद से सोलर मिशंस रेड प्लेनेट को उसकी ऑर्बिट से इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, जबकि 10 लैंडर्स ने इसकी सतह का लेखा जोखा लिया है। इन्होंने खुलासा किया है कि मार्स अभी एक एक्टिव प्लेनेट हो सकता है और यहाँ कभी जीवन के लिए सही अवस्थाएं थी। मार्स के बारे में सोचा जाता था कि एक सूखा, बंजर और रहने के लिए अयोग्य है, लेकिन हाल ही के मार्स मिशन की बदौलत अब हम ये जानते हैं कि शायद यहाँ जीवन था। क्या आज इस प्लेनेट के अंदर पुराना पानी कहीं बचा हो सकता है? मेविन मार्स के एटमॉस्फेयर में पानी के एक कंपोनेंट हाइड्रोजन को एनालाइज करके इसकी जांच पड़ताल करता है। मेवन मिशन उस हाइड्रोजन पर नजर रखे हुए है जो फिलहाल मार्स के एटमॉस्फेयर में है। ये स्टडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
गैस तब बनती है जब सोलर विंड मार्स के थिन एटमॉस्फेयर से टकराती है और इससे पानी के कण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बंट जाते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दो रूपों में होते हैं, लाइट रेगुलर हाइड्रोजन और ज्यादा भारी ड्यूटेरियम। अलग अलग किस्मों का अनुपात हमें रेड प्लेनेट पर पानी के इतिहास के बारे में बताता है। पता चला कि ग्रेविटी की वजह से हल्के वजन का गुम हो जाना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो किसी चीज को भारी गैस के मुकाबले आसानी से थाम नहीं पाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि गुजरते वक्त के साथ इस प्लेनेट पर हल्के हाइड्रोजन घटती जाएगी और भारी हाइड्रोजन बढ़ती जाएगी। तो अगर हम आज मार्स के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन का आउटफ्लो नाप सके, खासकर कि ये बात कि ये हल्का है या भारी हाइड्रोजन है, तो हमें इस बात का थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा कि मार्स का कितना पानी वहां से उड़ चुका है और कितना पानी अभी भी वहां बचा हुआ है। 2021 कैलटेक में साइंटिस्ट मार्स के रोवर्स और ऑर्बिटर से मिले डेटा को एनालाइज करने लगे ताकि उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद ड्यूटेरियम से हाइड्रोजन के रेशो का पता लगा सके। उन्हें वहां उम्मीद से कम भारी हाइड्रोजन मिलती है। अगर मार्स ने अपने काफी ओरिजिनल वाटर को आउटर स्पेस में गवा दिया होता तो उसके एटमॉस्फेयर में काफी हैवी हाइड्रोजन हमें मिलता। लेकिन हमें इस रेशियो से ये पता चला कि मार्स ने अपने पानी को ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं गवाया था, तो हो सकता है कि मार्स का पानी नीचे की तरफ गया हो। तो आखिर मार्स का पानी कहाँ छिपा हुआ है? कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि ये शायद मार्स की चट्टानों में मौजूद है। हम किसी चट्टान को देखते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि एकदम सूखी चीज है, इसमें पानी नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है कि चट्टानों में अक्सर काफी पानी होता है, क्योंकि ये मिनरल्स में छिपा होता है। हम इस प्रोसेस से अपने प्लेनेट पर भी परिचित हैं, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर ये पानी तब रिलीज हो जाता है जब हमारी चट्टानें प्लेट टेक्टोनिक्स के जरिए रिसाइकिल हो जाती हैं। पृथ्वी पर जब हम पानी को मिनरल्स में लॉक करते हैं तो वो चट्टानें रॉक साइकिल में हिस्सा लेती हैं। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर हो रही एक्टिव टेक्टोनिक्स गतिविधियों के जरिए वो दब जाएंगी और फिर वो मेंटल में पहुंच जाएंगी जहां वो गर्म होंगी। तब पानी मिनरल स्ट्रक्चर से आजाद होकर अक्सर वोल्केनिज्म के जरिए ऊपर आता है और फिर वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। मार्स की प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, इसलिए वहां पानी को आजाद करने का कोई आसान तरीका नहीं है। लेकिन मार्स के क्रस्ट में फंसा ये पानी भविष्य में इस प्लेनेट पर आने वाले ह्यूमन मिशंस के लिए पानी का एक अच्छा सोर्स मुहैया करा सकता है। और अगर ये पानी अब भी वहां है तो इससे हमें भविष्य में मार्स की खोजबीन के लिए कई ज्यादा मौके हासिल हो सकते हैं। मार्स के क्रस्ट में फंसा हुआ काफी पानी पहले इंसानी हैबिटेट और कॉलोनीज के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकता है। वो मार्स की सतह पर यह पानी इस्तेमाल कर सकेंगे। क्रस्ट में आए बदलाव से ये मिनरल्स पानी की काफी मात्रा को खींच सकते हैं और इसके ग्लोबल लेयर्स 300 फीट से भी ज्यादा गहरी हो सकती हैं। रिसर्चर्स का अनुमान है कि मार्स का 99% पानी सतह के नीचे लॉक हो सकता है और मार्स पानी को कुछ दूसरे तरीकों से छिपाता है। अब बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ऑर्बिटर मार्स एक्सप्रेस की। इसने मार्स के साउथ पोल के नीचे 1.5 किलोमीटर तक जांच की तो इसे पानी का एक सीक्रेट भंडार मिला। वो काफी एक्साइटिंग है। हमें मार्स के पोलर आइस कैप के नीचे झीलों का एक सिस्टम मिला है और इन झीलों में शायद पानी है, वो पानी जो शायद मार्शियन इस्तेमाल कर पाएंगे। ये झीलें बहुत ही ज्यादा गहरी नहीं है, इनकी गहराई शायद बस कुछ 1 फीट ही है और हो सकता है कुछ जगहों पर तो ये गहराई सिर्फ कुछ इंच ही हो, लेकिन ये काफी बड़ी है। कुछ की चौड़ाई 32 किलोमीटर तक ही है और ये आपस में चैनल्स के जरिए जुड़ी हैं। ये मार्स के साउथ पोल के नजदीक बहुत पतली ग्रेट लेक्स का एक सिस्टम है। मार्शियन पोल्स इस ग्रह के सबसे ठंडे हिस्से हैं। यहाँ तापमान 0 से भी 200 डिग्री नीचे पहुँच सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों है?
कि इस बर्फ के नीचे आपको तरल पानी मिल जाए? ये बात याद रखने की है कि आप नीचे मार्स के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहे हैं और वो बहुत गर्म है। ये हो सकता है कि मार्स के अंदर मौजूद जियोलॉजिक एक्टिविटी नीचे से बर्फ को गर्म कर रही हो। लेकिन मार्स के अंदरूनी हिस्से की गर्मी ही इन चीजों को लिक्विड बनाए रखने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए शायद नमक जिम्मेदार हो सकता है। अगर आप किसी बर्फीली सड़क पर नमक फैला दें, तो आपने देखा होगा कि नमक को डालते ही बर्फ पिघलने लगती है। खारा पानी साधारण पानी के मुकाबले काफी कम टेम्परेचर पर जमता है, तो अगर ये खारा पानी होगा तो ये काफी कम तापमान पर भी तरल बना रह सकता है। हमें अभी भी 100% यकीन नहीं है कि ये झीलें पूरी तरह तरल हैं। कुछ साइंटिस्ट का सोचना है कि ये जमी हुई मिट्टी की झीलें भी हो सकती हैं। तो जब तक हमारे पास पोल्स के नीचे जांच पड़ताल करने का कोई रोवर नहीं होगा, हमें ये बात पक्के तौर पर पता नहीं चलेगी। और इस बात को यकीन से कह पाने का इकलौता रास्ता ये है कि ऐसा कोई मिशन भेजा जाए जो ड्रिलिंग करके पोलर आइस तक पहुंचे और जो नीचे मिले उसके सैंपल लेकर आए। वेटरन क्रू मेंबर क्यूरियोसिटी गेल क्रेटर को एक्सप्लोर करता है। रोवर का मिशन है इस बात से सबूत ढूंढना कि क्या मार्स पर कभी जीवन रहा होगा। ये है लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी और ये है क्यूरियोसिटी के कैम के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर नीना लेंजा, जो 5 करोड़ 44 लाख किलोमीटर दूर मौजूद मार्स की पेट्रोलिंग कर रहे रोवर पर करीबी नजर रखती कई हैं। मायनों में क्यूरियोसिटी मेरे पहले बच्चे की तरह है। ये जब यहाँ पृथ्वी पर था तो हमें इसकी बहुत अच्छी तरह देख रेख करनी पड़ी, लेकिन तमाम बच्चों की तरह इसे भी अपना रास्ता खुद बनाना था। इसीलिए हमने इसे मार्स पर नई चीजें ढूंढने के लिए रवाना कर दिया। कैम एक सटीक लेजर इस्तेमाल करता है जो मार्स की रॉक्स के केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करती है। हमारे पास एक लेजर है जिसे हम 23 फीट दूर तक किसी टारगेट पर फोकस करते हैं। थोड़ा सा मटेरियल वेपराइज करते हैं और इस वेपराइज मटेरियल से पैदा होने वाली लाइट से पता चलता है कि इस रॉक में कौन से एलिमेंट्स हैं। कैम जैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करना बचपन के किसी सपने के सच होने जैसा है। मैं हमेशा से स्पेसशिप पर काम करने की उम्मीद में थी और आज मैं लेजर के साथ स्पेसशिप पर काम कर रही हूँ। इससे बढ़िया क्या होगा। अपने लॉन्ग डिस्टेंस टीम वर्क के साथ नीना और क्यूरियोसिटी ने एक चमकदार कोटिंग वाली एक ऐसी चट्टानें ढूंढी हैं जिनमें मैग्नीज है। क्रेटर में क्यूरियोसिटी की खोजी हुई सबसे एक्साइटिंग चीजों में से एक है मैंगनीज नाम का एक एलिमेंट, जो यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पृथ्वी पर मैंगनीज जीवन के साथ करीब से जुड़ा हुआ है। तो क्या मार्स का मैग्नीज जीवन से जुड़ा हो सकता है? ये जांच करने के लिए साइंटिस्ट एक और मिलती जुलती कोटिंग वार्निश पर नजर डालते हैं जो यहाँ पृथ्वी पर रेगिस्तानी चट्टानों पर मिलती है। मेरे पास यहाँ रॉक वार्निश की कुछ मिसालें हैं और देख सकते हैं कि इसका रंग काफी गहरा है। इसमें काफी आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड और क्ले मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन चट्टानों में कभी कभी ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती है। तो अब सवाल ये है कि ये कोटिंग आई कहाँ से? अक्सर हमें वार्मिशस से जुड़े माइक्रोब्स मिलते हैं, तो हो सकता है कि इन माइक्रोब्स ने मैग्नीज को सतह पर फिक्स होने में मदद की हो। इन अर्थ वार्निशेस की उम्र मार्स के सुदूर अतीत से जुड़ा कोई सुराग मुहैया करा सकती है। हमारे इतिहास में ये बड़ी घटना के बाद ही नजर आती है। ये है उस ऑक्सीजन की रचना जिसमें हम सांस लेते हैं। कुछ अरब साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजनेशन की एक बड़ी घटना हुई थी। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी। ये मिनरल्स और केमिकल्स में लॉक थी। फिर कुछ बैक्टीरिया ने लाइट को फोटोसिंथेसाइज करने का तरीका ढूंढा कि कैसे लाइट से मिलने वाली एनर्जी को अपने मेटाबॉलिज्म में बदलें, और फिर इसकी केमिस्ट्री के जरिए वो ऑक्सीजन छोड़ने लगे। ऑक्सीजन कई जीव रूपों के लिए जहर थी, तो वो इसके कारण मर गए, लेकिन कुछ दूसरे पनप गए। वो एटमॉस्फेयर में और ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ने लगे। ऑक्सीजन मैंगनीज के साथ रिएक्ट करके इसे चट्टानों के साथ चिपका देती है। हमें ये मिनरल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के बढ़ने के बाद यानी फोटोसिंथेसिस के बाद नजर आते हैं। तो मार्स पर ऐसी मैग्नीज वार्निशेस होने का मतलब था कि कभी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी।
हमें सोचना होगा कि क्या ये मुमकिन है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में काफी ऑक्सीजन हुआ करती थी और इसे छोटे छोटे जीव प्रोसेस करते थे। तो लिहाजा खोज जारी है और क्यूरियोसिटी मार्स पर अतीत के जीवन की निशानियां ढूंढने के लिए एक और इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है। क्यूरियोसिटी में एक और अहम इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है गैस क्रोमैटोग्राफी मार्स स्पेक्ट्रोमीटर या फिर GCMS, और आप इसे बहुत ही सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक नोज कह सकते हैं। क्यूरियोसिटी मार्स की मिट्टी को खोदकर उसे अपनी पोर्टेबल कैम लैब में गर्म करता है। किसी रोबोटिक ब्लडहाउंड की तरह ये वेपोराइज्ड डर्ट को सूंघकर उसमें से किसी दुर्लभ मॉलिक्यूलर कंपाउंड की हल्की सी गंध को पिक कर लेता है। क्यूरियोसिटी ने जिस कंपाउंड को ढूंढा उसे कहते थायोफीन। ये दिलचस्प है क्योंकि पृथ्वी पर थायोफीन अक्सर फॉसिल मटेरियल में, कोयले में, ऑयल में, स्ट्रोमेटोलाइट्स में या प्राचीन जीवन के माइक्रोफॉसिल्स में ही मिलता है। तो हो सकता है कि हमें मार्स पर जो थायोफीन मिला है उसमें प्राचीन मार्शियन लाइफ के कुछ ट्रेस केमिकल फॉसिल्स हों, या हो सकता है इसे प्रोड्यूस किया हो नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस ने। क्यूरियोसिटी मार्स पर जीवन के सबूत ढूंढने में बहुत करीब पहुंच चुका है। हमें वहां जीवन तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसी दिलचस्प चीजें जरूर मिली जो मार्स पर जीवन की ऑर्गेनिक पहेली के हिस्से कहे जा सकते। तो अब ये सब हमें उस बड़े सवाल की तरफ ले जा रहा है कि क्या इस प्लैनेट पर कभी जीवन मौजूद था? इस सवाल का जवाब पाने के लिए साइंटिस्ट परसेवरेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्रू के इस सबसे नए सदस्य के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टूल्स हैं, जिन्हें पहले वाले मिशन से हासिल लेसन्स के आधार पर डिजाइन किया गया। परसेवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले वाले रोवर्स को मिली जानकारी का फायदा उठाता है, जिसके बल पर मार्स की सतह से सैंपल लेने, जीवन को खोजने और भविष्य में इंसान वहां एक्सप्लोर कर सकते हैं कि नहीं, इसका आधार बना। परसेवरेंस रॉक और सॉइल सैंपल्स इकट्ठे करता है, कुछ की जांच ये खुद करता है और बाकी को इकट्ठा करके बाद में पृथ्वी पर लौटाने का इंतजाम करता है। परसेवरेंस मार्स सैंपल और रिटर्न मिशन का पहला चरण है, तो इसका काम है सैंपल्स इकट्ठा करना और मार्स पर एक जगह जमा करना। फिर फेच रोवर आएगा और इन सैंपल्स को उठाकर बहुत ध्यान से एक ट्रे में रख देगा। फिर ये मेव यानी मार्स एसेंट व्हीकल के पास जाएगा और फिर ये ऑर्बिट में लॉन्च हो जाएंगे। ऑर्बिट में कैचर्स मिट इंतजार कर रहा होगा जो इन सैंपल्स को ले लेगा। ये इन्हें पृथ्वी पर लौटने वाले एक व्हीकल में रखेगा और फिर इन्हें पृथ्वी पर वापस भेज देगा। हम चाहते हैं कि ये सैंपल्स हम तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं, लेकिन साइंस समय लेती है किसी चीज को खोजने और उसे पृथ्वी पर सुरक्षित भेजने में, और उसकी केयर भी करनी होती है, तो इंतजार तो बनता है। हम परसेवरेंस मिशन की शुरुआत में हैं और हमें बहुत कुछ सीखना है, पर मुझे लगता है कि अगर हमें मार्स पर जीवन की पुख्ता निशानियां मिल जाती हैं, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। ये कमाल की बात होगी। मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या रूप होगा, लेकिन हमें जितना भी पता है उसका इस्तेमाल करके उसे ढूंढेंगे। गेल क्रेटर में क्यूरियोसिटी को मीथेन गैस की मात्रा अचानक काफी बढ़ी हुई मिलती है। हमें मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन के मिलने से बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हुई है। हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मिलने वाली ज्यादातर मीथेन बायोजेनिक है, जिसे जीवित जीवों ने रिलीज किया था। क्यूरियोसिटी का नतीजा बड़ा रोमांचक है क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये पुरानी मीथेन नहीं है। मीथेन का होना वाकई दिलचस्प है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये ज्यादा देर टिक नहीं पाती, जिसका मतलब है इसका ब्रेकडाउन जल्दी होता है। गेल क्रेटर में जो भी चीज मीथेन बना रही है वो इस वक्त ऐसा ही कर रही है। क्यूरियोसिटी पहले भी कई बार मीथेन का पता लगा चुका है, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी मात्रा है। तो सवाल है, इसे किसने बनाया? शायद मार्स की ये मीथेन हमें मार्स पर मिले जीवन
वहाँ जमीन के नीचे गहराई पर रह रहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पहली निशानी है। हम बस हवा को सूंघना जारी रख सकते हैं और ये जहाँ भी नजर आए उसे डॉक्यूमेंट करते रहें। जब क्यूरियोसिटी को उम्मीद से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का पता चलता है तो ये पहेली और पेचीदा हो जाती है। मार्स पर हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। ये बात अपने आप में अजीब है और ऑक्सीजन की मात्रा मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। मार्स पर कुछ न कुछ ऐसा है जो इसके एटमॉस्फेयर में बसंत और गर्मियों के दौरान ऑक्सीजन बढ़ाता रहता है और पतझड़ और सर्दियों में इसे घटा देता है। कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा को सक्रिय रूप से कंट्रोल करता है। तो आखिर ये है क्या? पृथ्वी की ज्यादातर ऑक्सीजन जीवित जीवों के फोटोसिंथेसाइजिंग करने से बनती है और ये मौसम के साथ बदलती रहती है। यहाँ पृथ्वी पर जीवन की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में सामान्य सिक्लिकल सीजनल उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पृथ्वी पर ज्यादातर जमीनी हिस्सा उत्तरी हेमिस्फीयर में मौजूद है और इसका मतलब ये है कि उत्तरी गर्मियों के दौरान पृथ्वी की ज्यादातर ऑक्सीजन पैदा होती है। इसलिए उत्तरी गर्मियों में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलती है। तो मार्स पर ऑक्सीजन आखिर कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन जीवन का फोटोसिंथेसिस का परिणाम है। ये एक बायोसिग्नेचर है, ये जीवन का लक्षण है। तो क्या मार्स पर भी ये जीवन का लक्षण है? ऑक्सीजन और मीथेन में आने वाले एटमॉस्फेरिक बदलाव एक दिलचस्प पहेली और जीवन की मौजूदगी जताने वाला एक सुराग है। मार्स पर मौजूद जीवन का मीथेन और ऑक्सीजन से आने वाला इन बदलावों के बारे में बताना बहुत दिलचस्प होगा। तो ये शायद गलत है। इसका जवाब शायद ज्यादा ही बोरिंग होगा। केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है, लेकिन ये जीवन से थोड़ी कम दिलचस्प है। मार्स से जुड़े हम साइंटिस्ट मार्स पर आज विलुप्त हो चुके जीवन की निशानियों को देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन एक पुख्ता सबूत चाहिए ताकि हम सच में एक्साइटेड हो सकें। रोबोटिक एक्सप्लोरर्स की फौज मार्स के इतिहास को दोबारा लिखने में लगी है। इसने एक ऐसी दुनिया खोजी है जो कभी गर्म और नम थी और जहां जीवन की गुंजाइश हो सकती है। अब परसेवरेंस के नेतृत्व में रोबोट्स की एक नई पीढ़ी इस रेड प्लेनेट के उथल पुथल भरे अतीत और जमे हुए वर्तमान में और गहराई से जांच करेगी और शायद इसे वहां जीवन मिल भी जाए। मार्स के हर नए मिशन के साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कोई ये सबूत ढूंढ लेगा कि वहाँ अतीत में कभी जीवन था और आज भी मौजूद है। अब इस प्लैनेट की नई जगहों पर कई मिशन भेजे जा रहे हैं, तो शायद इस सवाल का जवाब पाने के लिए ये सबसे अच्छा समय होगा। परसिवियरेंस मार्स पर जीवन खोज पाता है या नहीं, पर हमने तो कामयाब होने की ठान रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस बड़े सवाल का जवाब आखिरकार मिल ही जाएगा कि क्या हम अकेले हैं